दोस्तों ये कहानी है टोनी और एंड्रियाज की, जिन्होंने आइगर के नॉर्थ फेस पर क्लाइंबिंग करते हुए अपनी जान गंवा दी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कार्ल और मैक आइगर के नॉर्थ फेस पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो मारे जाते हैं। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट आइगर के नॉर्थ फेस पर चढ़ाई के लिए बैन लगा देती है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए वहाँ के न्यूज रिपोर्टर ये बता रहे थे कि जो भी आइगर के नॉर्थ फेस पर चढ़ाई करेगा उसे वहाँ का हीरो माना जाएगा और ओलंपिक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। फिर हमें 1936 में बर्लिन का एक न्यूज़पेपर ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग में माउंटेन क्लाइंबिंग का डिस्कशन किया जा रहा था। वहीं पर हम लुइस को देखते हैं, जो कि ऑफिस में सेक्रेटरी थी। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्थ फेस पर इस बार जर्मन को ही क्लाइंबिंग के लिए भेजा जाएगा। तभी यहाँ पर बैठे एक आदमी को दो क्लाइंबर्स की याद आती है, जिनका नाम टोनी और एंडी था, जो कि जर्मन थे, जो कि माउंटेन ब्रिगेडियर्स के नाम से फेमस थे। तभी लुइस कहती है कि मैं इन दोनों को जानती हूँ, ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे। सभी लोग उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद लुइस का बॉस उससे पूछता है कि अगर टोनी और एंडी इतने ही अच्छे क्लाइंबर्स हैं, तो नॉर्थ फेस के क्लाइंबिंग के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लुइस कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी लुइस का बॉस उसे पैसे देते हुए बोलता है कि जाकर उन दोनों से मिलो और उन्हें बताओ कि जर्मनी में सब यही चाहते हैं कि वो दोनों नॉर्थ फेस की चढ़ाई करें। फिर हम माउंट ब्रिगेड का ऑफिस देखते हैं, जहाँ पर टोनी और एंडी को कर्फ्यू तोड़ने की वजह से टॉयलेट साफ करने की सजा दी जाती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि बेस्ट क्लाइंबर्स होने के बावजूद भी इन दोनों की किसी को कोई कदर नहीं है। ये दोनों जब घर आते हैं तो देखते हैं कि लुइस उन दोनों का घर पर पहले से ही इंतजार कर रही है। एंडी बहुत खुश होता है, लेकिन टोनी अपनी खुशी को अंदर ही दबा देता है और लुइस से नॉर्मली मिलता है। असल में टोनी लुइस का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसे छोड़कर लुइस जॉब करने के लिए शहर गई होती। फिर शाम को लुइस बताती है कि जर्मनी में सब इसी इंतजार में है कि इस बार नॉर्थ फेस के क्लाइंबिंग में टोनी और एंडी हिस्सा लेंगे। एंडी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टोनी ये कहता है कि पिछली बार के क्लाइंबिंग में मारे गए क्लार्क और मैक्स के बारे में जानता है। वो भी अच्छे क्लाइंबर्स थे, लेकिन वो अपनी क्लाइंबिंग पूरी नहीं कर पाए। इसके अलावा वहाँ पर आने वाली बहुत सारी मुसीबतें, जैसे कि रॉक स्लाइड, स्नो स्टॉर्म जैसी कई मुसीबतें हैं, इसके लिए वो रेडी नहीं है। ये बोलकर टोनी वहाँ से चला जाता है। लुइस वापस जाके अपने बॉस को बताती है कि टोनी ने मना कर दिया है। तो उसका बॉस कहता है कि टोनी और एंडी से पहले ही द ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स बिली और एडी ने अपना कैंप वहाँ पर लगा दिया है और अब हम वहाँ पर जाकर उनका इंटरव्यू लेंगे और हमारे न्यूज़पेपर के लिए वहाँ से क्लाइंबिंग की अपडेट्स भेजेंगे। वही दूसरी तरफ एंडी की जिद देखकर टोनी अपना मन बदल लेता है और छुट्टी न मिलने की वजह से उन दोनों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों क्लाइंबिंग की तैयारी करने लगते हैं और क्लाइंबिंग में काम आने वाला सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन इनके पास ट्रेन की टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो दोनों अपनी साइकिल से ही 700 किलोमीटर का सफर तय करके स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं। एंडी और टोनी देखते हैं कि उनसे पहले ही बहुत सारे क्लाइंबर्स नॉर्थ फेस के नीचे ही कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। वो दोनों ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स बिली और एडी से भी मिलते हैं और रात को चारों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इधर लुइस और उसका बॉस क्लाइंबिंग को शूट करने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और ये लोग एक 5 स्टार होटल में रुकते हैं, जहां पर और भी कई सारे जर्नलिस्ट क्लाइंबर्स को देखने के लिए आए थे। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे 1936 में माउंटेन क्लाइंबर्स को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती थी। क्लाइंबर्स टेंट लगाकर और सूप पीकर अपना गुजारा करते हैं, जबकि बाकी लोग 5 स्टार होटलों में रहकर क्लाइंबिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगले दिन लुइस और उसका बॉस क्लाइंबर्स का इंटरव्यू ले रहे थे। तभी लुइस को एंडी दिख जाता है और लुइस का बॉस एंडी और टोनी को होटल में इनवाइट करता है डिनर के लिए। रात को सब लोग साथ में डिनर करते हैं और लुइस सबकी सलामती से वापस आने की दुआ करती है। रात को टोनी लुइस के कमरे में जाता है और उसे अपनी डायरी दे देता है और लुइस कहती है कि तुम तो कभी भी इस डायरी के बिना क्लाइंबिंग के लिए नहीं जाते। टोनी कहता है कि आज तक की मेरी क्लाइंबिंग की सारी डिटेल्स इस डायरी में है और मैं नहीं चाहता कि ये डायरी कहीं खो जाए, इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना। तो लुइस उस डायरी को संभाल कर रखने का वादा करती है और साथ में वो टोनी के वापस आने का इंतजार भी करेगी। ये दोनों भारी मन से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और रात को टोनी एंडी से कहता है कि चलो हम रात में ही चढ़ाई शुरू कर देंगे। ये 18 जुलाई की रात थी, लेकिन ऑस्ट्रियन क्लाइंबर्स बिली और एडी भी उनका पीछा करते हुए क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। सुबह होने पर सभी को पता चल जाता है कि 4 क्लाइंबर्स ने चढ़ाई शुरू कर दी है, तो नीचे सभी लोग जमा होकर दूरबीन से उन लोगों को देखते हैं। टोनी का पैर फिसलने से कुछ पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। टोनी चिल्लाकर एंडी को अलर्ट कर देता है, लेकिन बिली के सर पर पत्थर लगने से वो घायल हो जाता है। तभी बिली कहता है कि तुम लोग कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते थे, ये रास्ता बहुत मुश्किल है। तो एंडी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम खुद आसान रास्ता ढूंढ लो। लेकिन फिर भी एडी और बिली उन दोनों का पीछा करते हुए क्लाइंबिंग करते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि टोनी और एंडी बेस्ट क्लाइंबर्स थे और उनके पीछे जाकर नॉर्थ फेस को कंप्लीट करने के चांसेस ज्यादा है।
बिली को चोट लगने की वजह से एंडी और टोनी उनकी मदद करते हैं। संडे 19 जुलाई की सुबह आराम करने के बाद ये लोग फिर से क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं, पर बिली की बिगड़ती हालत को देखकर एडी उसको वापस चलने को कहता है। उस पर बिली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नीचे हमारे लिए कुछ नहीं रखा है, टॉप पर जाने से ही हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इसके बाद वो दोनों क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। सुबह 11 बजे तक एंडी और टोनी आइस जोन में पहुंच चुके थे कि तभी मौसम खराब हो जाता है। हर तरफ बर्फ की धुंध छा जाती है और सर्दी भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से बिली की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और तभी एंडी को यहाँ पर पहले क्लाइंबिंग में मरे हुए मैक्स और कार्ल की बॉडी और उनका कुछ सामान वहाँ पर बर्फ में मिलता है। वो लोग उनकी डेड बॉडीज को निकालकर स्लीपिंग बैग में रखकर नीचे फेंक देते हैं ताकि उनके बॉडी पार्ट्स को रिकवर किया जा सके। 3:40 तक सब लोग फ्लैटरियन पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी अचानक बिली का पैर फिसल जाता है और नीचे की तरफ गिरने की वजह से उसका पैर पत्थरों में फंस जाता है और टूट जाता है। टॉनी और एंडी उसकी रस्सी को अच्छी तरह से खींच लेते हैं ताकि वो नीचे ना गिरे, लेकिन अब बिली की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। टोनी कहता है कि अब उन्हें नीचे वापस जाना होगा क्योंकि अब बिली क्लाइंब नहीं कर सकता। उस पर एडी कहता है कि अब तक तुम लोगों ने हमारी बहुत मदद की है, अब तुम लोग अपनी क्लाइंबिंग को पूरा करो, बिली को मैं अकेले नीचे ले जाऊंगा। लेकिन टोनी कहता है कि तुम अकेले बिली को नीचे नहीं ले जा सकते। लेकिन एंडी टोनी को कहता है कि हम लोग बिली को साथ लेकर ऊपर जाएंगे, लेकिन टोनी उसे समझाता है कि हम लोग इस हालत में बिली को ऊपर लेकर नहीं जा सकते। मंडे 20 जुलाई को वो लोग बिली को एक स्लीपिंग बैग में डालकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं। अभी ये लोग कुछ ही नीचे आए थे कि तभी बर्फ का तूफान आ जाता है। उन सबको नीचे निकालने के लिए टोनी मदद कर रहा होता है। रस्सी खींचते वक्त टोनी के हाथ का एक ग्लोव्स भी निकल कर गिर जाता है, लेकिन जमी हुई हवा में भी टोनी अपने साथियों को एक पॉइंट तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब वो चारों एक कोने में बैठे रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को जगा कर रख सके, क्योंकि अगर उन्हें नींद आ गई तो वो इस बर्फ के तूफान में जमकर मर जाएंगे। थर्सडे 21 जुलाई को लुइस को याद आता है कि टूरिस्ट को नॉर्थ फेस की खूबसूरती और ऊंचाई को देखने के लिए पहाड़ों के बीच में एक ट्रेन ट्रैक है जिसकी गैलरी बाहर नॉर्थ फेस की तरफ खुलती है। लुइस वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाती है तो केयर टेकर उससे कहता है कि यहाँ से उन लोगों को आवाज नहीं जाएगी, गैलरी नंबर 38 से हमारी आवाज उन तक पहुंच सकती है। लुइस वहां जाकर टोनी को जोर जोर से आवाज लगाती है, पर टोनी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसे डर लगने लगता है। केयर टेकर कहता है कि तूफान की वजह से तुम्हारी आवाज ही उन तक पहुँच नहीं रही होगी, लेकिन तभी लुइस को टोनी और एंडी की आवाज सुनाई देती है। लुइस की आवाज और उस टॉर्च की रोशनी से विंडो नंबर 38 की लोकेशन उन लोगों को समझ में आती है और वो फिर अपनी जान बचाने के लिए उस गैलरी की तरफ जाने लगते हैं। तभी एडी कहता है कि उसका एक हाथ पूरी तरह से जम गया है। इस पर टोनी कहता है कि थोड़ी ही देर में वो लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थी। एक ट्रैवर्स को पार करने के लिए एंडी ने एक रस्सी बांधी हुई थी जिसे ऊपर जाते वक्त ही बिली ने निकाल लिया था। ये देखकर सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन एंडी फिर से उस रस्सी को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तेज तूफान और लगातार बर्फ गिरने की वजह से वो नाकाम हो जाता है। लेकिन फिर टोनी डिसाइड करता है कि वो लोग थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर उस गैलरी में उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन तूफान की वजह से सब मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। तभी लुइस का बॉस उस गैलरी में आ जाता है और लुइस से कहता है कि तुम उन लोगों की तस्वीरें लो, ये तस्वीरें तुम्हारी जिंदगी बदल देंगी। तो लुइस कहती है कि वो यहाँ तस्वीरें लेने नहीं आई है, बल्कि उन लोगों की मदद करने आई है। वही दूसरी तरफ वो चारों नीचे उतरने की कोशिश करते हैं, तभी ऊपर से बहुत सारी बर्फ और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगते हैं। गले में रस्सी फंसने की वजह से एडी की वहीं पर मौत हो जाती है और टोनी जोर जोर से चिल्लाकर बेहोश हुए एंडी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रस्सी से विली और एंडी बंधे हुए थे वो निकलने वाली होती है और टोनी उस रस्सी को अकेले ही खींचकर उन दोनों की जान बचाने की कोशिश करता है और एंडी से कहता है कि रस्सी छूट रही है, तुम दोनों जल्दी से ऊपर आ जाओ। पर एंडी समझ चुका था कि रस्सी तीनों का भार नहीं पेल सकती और कुछ देर ऐसे ही रहे तो तीनों भी मारे जाएंगे और एंडी चाकू निकालकर उस रस्सी को काटने लगता है, लेकिन टोनी उससे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन एंडी टोनी की जान बचाने के लिए उस रस्सी को काट देता है और नीचे गिरने से पहले वो टोनी से कहता है तुम सही सलामत घर चले जाना मेरे दोस्त। जिसके बाद एंडी और विली नीचे गिर जाते हैं। लुइस और केयर टेकर देखते हैं कि टोनी गैलरी से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन तूफान की वजह से उसकी मदद करना नामुमकिन था, इसलिए वो होटल में आ जाते हैं और बाकी क्लाइंबर्स को उनकी मदद के लिए मना लेते हैं। इसके बाद 3 क्लाइंबर्स गैलरी से बाहर निकलकर टोनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान और ऊपर से गिरती हुई बर्फ की वजह से वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो लुइस से कहते हैं कि किसी भी तरह ये रात निकल जाए तो कल सुबह वो टोनी को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लुइस जानती थी कि अगर टोनी रात भर बाहर रहा तो वो सुबह तक नहीं बच पाएगा। लुइस उस बर्फीले तूफान में टॉर्च लेकर बाहर आ जाती है और एक कोने में बैठकर टोनी को आवाज देती है ताकि टोनी को यह एहसास होता रहे कि वो अकेला नहीं है। अब 22 जुलाई की सुबह
तूफान रुक जाता है। जब तीनों क्लाइंबर्स टोनी को निकालने के लिए आते हैं तो लुइस बाहर ठंड में बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद क्लाइंबर्स टोनी को आवाज देकर बताते हैं कि हम इस जगह से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, तुम अपनी रस्सी को खोलकर नीचे गिराओ, फिर हम तुम्हें नीचे खींच लेंगे। टोनी का चेहरा और उसके हाथ पैर ठंड की वजह से जम गए थे, फिर भी वो बहुत मुश्किल से अपने दांतों से उस रस्सी को खोलकर नीचे गिरा देता है। लेकिन क्लाइंबर्स के पास की जो रस्सी टोनी की तरफ भेजनी थी उसकी लंबाई कम थी, जिसकी वजह से टोनी नीचे तक नहीं आ सकता था। फिर टोनी उस रस्सी से धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है, लेकिन गैलरी से कुछ ही ऊपर रस्सी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से टोनी ऊपर ही लटक जाता है। उसके बाद लुइस थोड़ा ऊपर जाकर टोनी से बात करने की कोशिश करती है। वो टोनी से कहती है कि थोड़ी सी कोशिश कर लो टोनी। इसके बाद टोनी बड़ी मुश्किल से अपना सर उठाता है और लुइस को देखता है। लुइस को देखकर वो अपनी आखिरी सांस लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लुइस न्यूज रिपोर्टर की नौकरी छोड़ देती है और फोटोग्राफी शुरू कर देती है, और कई साल बीत जाने के बाद भी वो टोनी और एंडी को हमेशा याद करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मूवीज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।